गुड इवनिंग दोस्तों, मैं सुरेंद्र पवार आपका स्वागत करता हूं गणेश स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल पर। और कल अपना जो टॉपिक था वो था संविधान की अनुसूचियां, और संविधान की अनुसूचियों का पार्ट 1 मीन्स 4 अनुसूचियों तक मैं आपको बता चुका हूं। अब आज का जो अपने अनुसूचियों का पार्ट 2 शुरू होगा, जो 5वीं अनुसूची से शुरू होगा। और ये 5वीं अनुसूची क्या कहती है दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज को। 5 अनुसूची कहती है कि भारत देश की जो समस्त अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों व अनुसूचित जनजातियों के राज्य क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख लिखा गया है। ध्यान रखना दोस्तों, 5 अनुसूची में लिखा हुआ है कि भारत देश की सभी अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के जो राज्य क्षेत्रों का प्रशासन व जो नियंत्रण का उल्लेख लिखा गया है वो संविधान की 5वीं अनुसूची के अंदर लिखा हुआ है। 5th अनुसूची के अंदर लिखा हुआ है, जिसको हम कहेंगे ST/SC, कि भाई अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के राज्य क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख संविधान की 5वीं अनुसूची के अंदर लिखा गया। फिर दोस्तों नेक्स्ट अनुसूची आएगी आपकी 6ठी अनुसूची, और इस 6ठी अनुसूची में आपको याद रखना है अमेंडमेंट 3। आपको याद रखना है अमेंडमेंट 3। अमेंडमेंट 3 का मतलब हो जाएगा असम, मेघालय, मिजोरम व त्रिपुरा राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, जनजातीय क्षेत्रों का जो प्रशासन लिखा गया है वो संविधान की 6ठी अनुसूची में लिखा गया। ध्यान रखना अमेंडमेंट 3 असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों के क्षेत्रों का जो जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन लिखा गया वो संविधान की 6ठी अनुसूची के अंदर रखा गया है या इसका उल्लेख किया। फिर नेक्स्ट आपके सामने आएगी 7वीं अनुसूची, और 7वीं अनुसूची के अंदर दोस्तों बताया गया केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा लिखा गया है। केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा लिखा गया है, जो किस अनुसूची में लिखा गया है दोस्तों, याद रखना 7वीं अनुसूची के अंदर लिखा गया केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा लिखा गया। और ये शक्तियों का बंटवारा क्यों किया गया? अगर केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा नहीं किया जाता है तो सीधी सी बात है केंद्र व राज्यों के मध्य टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। और इस टकराव की स्थिति को समाप्त करने के लिए क्या किया गया? मुख्य रूप से 3 सूचियां बनाई गई। और उन 3 सूचियों की बात करेंगे। सबसे पहले जो सूची आएगी वो आएगी संघ सूची, दूसरी सूची की बात करेंगे राज्य सूची, और तीसरी सूची की बात करेंगे समवर्ती सूची। ये 3 सूचियां इसके अंदर बताई गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब इस सूचियों के अंदर अगर विषयों की बात करते हैं, सर्वप्रथम या सबसे पहले और वर्तमान स्थिति को देखते हैं, और कानून बनाने का जो अधिकार की बात करते हैं कि जो कानून बनाने का जो अधिकार होगा वो किस किस के पास में होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, संघ सूची की बात करते हैं तो पूर्व में 97 विषय थे, वर्तमान में विषयों की संख्या हो गई 100। और कानून बनाने का अधिकार इसके ऊपर किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। संघ सूची पर जो कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा?
केंद्र सरकार के द्वारा कानून बनाया जाएगा, मीन्स भारतीय संसद के द्वारा कानून बनाया जाएगा। नेक्स्ट राज्य सूची की बात करते हैं। विषयों की संख्या 66, वर्तमान में विषयों की संख्या 61 है और इसके ऊपर जो कानून बनाने का अधिकार होगा वो राज्य सरकार के पास में होगा। राज्य विधानमंडल जो होगी वो राज्य सूची पर कानून बनाए। समवर्ती सूची की बात करते हैं तो विषयों की संख्या 47, वर्तमान में विषयों की संख्या हो गई 52 और इसके ऊपर केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है और राज्य सरकार भी कानून बना सकता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर किसी कानून को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई, अगर किसी कानून को लेकर दोनों के मध्य केंद्र सरकार या राज्य सरकार के मध्य विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। दोस्तों ध्यान रखना, किसके द्वारा बनाया गया कानून? केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। अब साथ ही साथ देखो यहाँ पर दोस्तों विषयों की संख्या 52 हो रही है और यहाँ पर 66 से घटकर 61 हो रही है, तो इसके लिए क्या हुआ था? संविधान में संशोधन किया गया। वो संविधान संशोधन किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची के 5 विषयों को, राज्य सूची के जो 5 विषय थे उन 5 विषयों को समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। ध्यान रखना दोस्तों, इसको जोड़ दिया गया कि भाई 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया था और ये 42वां संविधान संशोधन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के काल के अंदर किया गया था, जिसके अंतर्गत क्या किया गया? राज्य सूची के जो 5 विषय थे उनको समवर्ती सूची में जोड़ने के कारण यहाँ विषयों की संख्या हो गई 52 और यहाँ पर विषयों की संख्या घटकर रह गई 61। और वो 5 विषय कौन कौन से थे तो आपको ध्यान रखना है। पहला विषय था शिक्षा, दूसरा विषय था वन, तीसरा विषय था वन्य जीव, चौथा विषय था बाट व मापतोल। बाट व मापतोल। और नेक्स्ट 5वें विषय की बात करेंगे। 5वां विषय था परिवार नियोजन व जनसंख्या नियंत्रण। परिवार नियोजन व जनसंख्या नियंत्रण। दोस्तों आपको ये चीज ध्यान रखनी है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो राज्य सूची के 5 विषय थे उन 5 विषयों को समवर्ती सूची के अंदर जोड़ा गया और वो 5 विषय आराम से आप सुनिए ताकि आपको याद रहे। और ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है कि कौन से 5 विषय 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हटाए गए थे और उसका उत्तर था उपयुक्त सभी। और उसको होगा शिक्षा, ध्यान रखना है शिक्षा, नेक्स्ट आएगा वन्य जीव और नेक्स्ट आएगा वन, बाट व नापतोल और परिवार नियोजन व जनसंख्या नियंत्रण। ऐसे करके 5 विषयों को क्या किया गया था? राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया। दोस्तों ये तो मुख्य रूप से 3 सूचियां हैं। इसके अलावा आपको एक सूची के बारे में और बताता हूं। उस सूची के बारे में आपने सुना होगा, वो सूची है अवशिष्ट सूची। एक सूची जो है वो है अवशिष्ट सूची, रेजिड्यूरी लिस्ट बोलते हैं जिसको। अवशिष्ट सूची जिसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल अनुच्छेद 248 में आपको अवशिष्ट सूची का उल्लेख देखने को मिलेगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आरएसपीरी के अंदर पूछा गया था अवशिष्ट सूची का उल्लेख संविधान की कौन सी अनुसूची में किया गया तो आपका उत्तर होना चाहिए अनुच्छेद 248। और अवशिष्ट सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास में होता है। ये चीज की आपको ध्यान रखनी है कि अवशिष्ट सूची
पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो केंद्र सरकार के पास में होता है। ध्यान रखना इस चीज को लेकर। इसके अंदर जो कहने का मतलब है, जो विषय इन तीनों विषय के अंदर शामिल नहीं किए गए, तीनों सूचियों में शामिल नहीं किए गए, उनको अवशिष्ट सूची के अंदर शामिल किया गया है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि स्पेस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर और इसके अलावा सैरोगेसो, ऐसे करके कुछ विषय है जिसको अवशिष्ट सूची के अंदर स्थान दिया गया है। जो ये मैंने आपको 5वीं, 6ठी और 7वीं अनुसूची के बारे में बताया दोस्तों। अब नेक्स्ट जो अनुसूची अपने पास है वो नेक्स्ट अनुसूची होगी आपकी 8वीं अनुसूची। और 8वीं अनुसूची मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो अनुसूचियों के अंदर से इससे संबंधित काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये अनुसूचियों का मैटर 8वीं अनुसूची को पढ़ना अपने लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और इसको समझना भी जरूरी है। तो अब दोस्तों बात करेंगे 8वीं अनुसूची की। और 8वीं अनुसूची क्या कहता है कि 8वीं अनुसूची बताता है कि इस अनुसूची में क्या लिखा हुआ है। तो इसके अंदर लिखा हुआ है जो भारत देश है, भारत देश की जो मान्यता प्राप्त भाषा की बात करते हैं, मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किया गया। कौन सी अनुसूची के अंदर किया गया? 8वीं अनुसूची के अंदर किया गया। और मान्यता प्राप्त भाषाओं में बात करेंगे तो मूल संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं थी। तो ध्यान रखना दोस्तों 14। और वर्तमान संविधान की बात करते हैं तो मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या जो है वो है 22। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि भी देश में मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख संविधान की कौन सी अनुसूची में किया गया। तो आपको ध्यान रखना है, उत्तर होगा 8वीं अनुसूची। और 8वीं अनुसूची के अंदर बताया गया है कि मूल संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या थी 14, वर्तमान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या जो है वो है 22। अब दोस्तों इसी के साथ में जब बात कर ली जाती है तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, तो 22 भाषा होने के लिए संविधान में संशोधन किया गया था। और सबसे पहला जो संविधान संशोधन भाषाओं को लेकर हुआ था वो संविधान संशोधन हुआ 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा क्या किया गया था। जो सिंधी भाषा थी, उस सिंधी भाषा को क्या किया गया था? 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। दोस्तों ध्यान रखना 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा क्या किया गया था? सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। फिर नेक्स्ट बात करेंगे, दूसरा जो संशोधन हुआ था इसमें वो हुआ था 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किया गया था। और 21वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा क्या किया गया? नमक जोड़ा गया था, जिसके अंतर्गत आपको याद रखना है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। ध्यान रखना 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी व कोंकणी भाषा को 16वीं, 17वीं और 18वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। दोस्तों इस चीज को आप ध्यान रखना। फिर इसके लिए एक संविधान संशोधन की और बात करेंगे, तीसरा संविधान संशोधन तो 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। कौन सा संविधान संशोधन? 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा दोस्तों बदमाश को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? बदमाश को जोड़ा गया। और बदमाश में बात करते हैं तो बी का मतलब हो जाएगा बोडो। नेक्स्ट बात करते हैं डोगरी, नेक्स्ट आ जाएगा आपकी मैथिली और संताली। ऐसे करके क्या किया गया था? बदमाश को जोड़ा गया था। कौन से संविधान संशोधन? 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया था, जो 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया, जो 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया। अब ध्यान रखना दोस्तों, जो बोडो की बात करते हैं, बोडो असम और नागालैंड वाले क्षेत्र में बोली जाती है। ध्यान रखना, असम या नागालैंड वाले क्षेत्र की बात करते हैं तो बोडो की लैंग्वेज काम में लेते हैं।
डी का मतलब डोगरी। डोगरी जो है वो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। और मैथिली की बात करते हैं एमपी के अंदर, और संताली की बात करते हैं तो एमपी और छत्तीसगढ़ में संयुक्त रूप से ये भाषा बोली जाती है। जो भाषा कौन सी है? संताली। दोस्तों इसके लिए एक सूत्र भी बनाया मैंने जो कंटिन्यू याद रख सकते हो, और इसका सूत्र आपके सामने इस तरह है कि आपको याद रखना है सिंधी नमक खाके, सिंधी नमक खाके बदमाश हो गया, सिंधी नमक खाके बदमाश हो गया। दोस्तों इस तरह से आप अपने मैटर को याद कर सकते हो, सिंधी नमक खाके बदमाश हो गया। तो इसकी सीक्वेंस याद हो जाएगी, सिंधी मीन्स नमक मीन्स बदमाश हो गया। ये सीधा सीधा मैटर आप इस तरह से याद कर सकते हो या इसको अपने दिमाग में सेट कर सकते हो। दोस्तों अब साथ ही साथ आपको एक चीज मैं यहाँ पर और बता देता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई हिंदी भाषा की बात करते हैं, तो हिंदी भाषा की बात की जाती है तो हिंदी भाषा को देश की जो राजभाषा बनाया गया था वो राजभाषा कब बनाया गया? दोस्तों इसको भी याद करना अपने लिए बहुत जरूरी है। पूछा जाता है कि हिंदी भाषा को देश की राजभाषा बनाया गया, कब बनाया गया, कौन से भाग में जोड़ा गया? तो दोस्तों ध्यान रखना, मैं बात कर रहा हूँ किस भाषा की? हिंदी भाषा की। तो यहाँ पर मैंने लिखा है हिंदी, और जब हम पढ़ते हैं कि भाई हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया गया, तो दोस्तों ध्यान रखना हिंदी भारत देश की राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। हिंदी भारत की राजभाषा है, ध्यान रखना इस चीज को। और हिंदी भारत देश की राजभाषा है, और उसको संविधान के कौन से भाग में? भाग 17 में, भाग 17 में, और अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी राजभाषा का उल्लेख किया गया है। ध्यान रखना संविधान का भाग कौन सा हो जाएगा? 17, अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी राजभाषा का उल्लेख किया गया। नेक्स्ट, अब इसके अंदर पूछा जाता है कि भाई भारतीय संविधान के अंदर जब बात की जाती है तो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को, डेट याद रख लेना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है। 14 सितंबर 1949 को जो हिंदी भाषा थी उस हिंदी भाषा को देश की राजभाषा घोषित किया। कब किया गया? 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को देश की राजभाषा घोषित किया गया। ध्यान रखना साथ ही साथ कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट, और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की बात करेंगे कि भाई हिंदी भाषा को देश की राजभाषा बनाया गया। तो हिंदी भाषा को देश की राजभाषा किसकी सिफारिश पर बनाया गया था? ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो गोपाल स्वामी अयंगर, जब संविधान पढ़ा था तो उसके बारे में अपना जिक्र हुआ था। गोपाल स्वामी अयंगर की सिफारिश पर हिंदी भाषा को क्या किया गया था? देश की राजभाषा घोषित किया गया। किसकी सिफारिश पर? गोपाल स्वामी अयंगर की सिफारिश पर घोषित किया गया। दोस्तों इसमें से आपको मोस्ट इंपोर्टेंट मैं जो बोल रहा हूँ आपको याद रखना है कि संविधान के कौन से भाग में? 17, अनुच्छेद 343 से 351, और 343 के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को देश की राजभाषा घोषित किया गया। और 14 सितंबर को किस दिवस के रूप में? हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हिंदी भाषा को देश की राजभाषा गोपाल स्वामी अयंगर की सिफारिश पर बनाया गया। और ध्यान रखना भारत देश का एक नागालैंड राज्य, भारत देश में नागालैंड राज्य एक ऐसा राज्य है जिसकी जो राजभाषा है वो राजभाषा अंग्रेजी भाषा है। इस चीज को भी आप ध्यान रखना दोस्तों, क्या है? अंग्रेजी भाषा है। दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो का मैं समापन करता हूं।
और आप लोगों से मेरा निवेदन कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और वीडियो को पूरा देखें। उस वीडियो को पूरा देखने से आपको सभी चीज़ों का पॉलिटिकल से रिलेटेड जितने भी मैटर होगा उसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ें रहेगी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।